देख रहे हैं राष्ट्रीय आय के एमसीक्यू। तो देखो, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक देश में होने वाले व्यय के घटक कौन से हैं अभी, जैसे निजी उपभोग है, विनियोग, निवेश है, सरकारी व्यय, तो सभी शामिल किए जाते हैं अभी। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 को किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर, या दोनों? तो दोनों आधार पर गणना होती है अभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है प्रोफेसर, और क्या बताना है अभी, कौन सा सही है वो बताना है। तो प्रोफेसर पीसी महानोबिल्स की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन सन 1949 में किया गया। तो ये बात क्या है, सही है। फिर राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट वर्ष 1951 में प्रस्तुत की। उसके आधार पर वर्ष 48-49 में भारत की राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय 246.9 थी। तो ये भी क्या है, सही है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित एवं जारी किए जाते हैं। ये गलत है, बस संकलित नहीं किए जाते अभी, केवल क्या किए जाते हैं, जारी। सर्वप्रथम CSO द्वारा 1956 में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी किए गए थे। तो ये भी सही है। तो 1, 2, 3। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है, आपको यहाँ ध्यान में रखना है राष्ट्रीय आय आंकड़े की गणना करने हेतु CSO की क्या हुई है, स्थापना हुई है अभी। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान दे रहा है? तो वर्तमान में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। स्थिर मूल्य पर वर्ष, अब ये तो GDP वगैरह है ना, ये तो के आपको नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार देखनी है। इसमें ये तो है पुरानी आर्थिक समीक्षा, अब जो नई आई है उसके हिसाब से देखना है। तो राष्ट्रीय आय गणना हेतु आधार वर्ष कौन सा है अभी? आधार वर्ष है आपका 2011-12। GDP डिफ्लेक्टर जो है, GDP अवस्फीति कारक का सूत्र कौन सा है? तो इसका सूत्र क्या होगा, नॉमिनल GDP बटा रियल GDP इंटू 100। तो ये इसका क्या होगा, सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? सैलरी, मजदूरी, अवकाश, पेंशन है, उपदान यानी ग्रेचुटी है, अंतिम वस्तुएं, कौन सा शामिल नहीं होता है? ग्रेचुटी शामिल नहीं होती है अभी। राष्ट्रीय आय गणना में शामिल इनको किया जाता है, इनको शामिल नहीं करते हैं, जिसे हम हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, ये शामिल नहीं किए जाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद GDP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है? गलत कौन सा है? GDP एक वर्ष की अवधि में देश में या देश के बाहर हुए सभी वस्तु, तो GDP में केवल तो देश का ही होता है, विदेश के बाहर का तो शामिल नहीं होता है, तो ये गलत है। आर्थिक समृद्धि और प्राथमिक सूचक GDP में निरंतर वृद्धि है, सही है। भारत में GDP में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान निरंतर कम हो रहा है और GDP में सेवा क्षेत्र के बढ़ते हुए योगदान को अर्थव्यवस्था के विकसित होने का सूचक माना जाता है। तो बाकी सही है, ये गलत है बस। सादा लागत शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसमें कौन सा है? NDP फैक्टर कॉस्ट है, यानी बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस क्या करना है, सब्सिडी जोड़ना है, अनुदान। तो ये होगा। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? विभिन्न आय के योग से है, जो भी आए उनको जोड़ना। किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष के अंत तक उत्पादित वस्तु सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? GDP। आय का वितरण मापा जाता है, ये बात लोरेंज वक्र के अनुसार है। जो उपभोक्ता वस्तु उपभोग के दौरान एक निश्चित समय सीमा तक अपना अस्तित्व बनाए रखती है, क्या कहलाती है? टिकाऊ वस्तु कहलाती है। उत्पादन के साधनों के प्रतिफल के लिए प्राप्त मुद्रा का प्रवाह होता है, कौन सा होता है अभी? उत्पादन के साधनों का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसके विपरीत दिशा में माना जाता है, बस। किसका? उत्पादन के साधनों और प्रतिफल का जो है विपरीत दिशा में होता है। मूल्यह्रास क्या है? मूल्यह्रास वस्तु की कीमत बटा जीवन काल ज्ञात करने का सूत्र है। उसके बाद है, अब ये प्रति व्यक्ति आय, ये तो पुराने, आपको तो वर्तमान में जो है उसके हिसाब से देखनी है अभी। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP मार्केट प्राइस बराबर GDP मार्केट प्राइस प्लस विदेशों से शुद्ध निवल आय। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वे विधि में निम्नलिखित में से किसको नहीं जोड़ा जाता? अप्रत्यक्ष कर को नहीं जोड़ा जाता है।
पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण नहीं है। पूंजीगत वस्तुएं कौन सी नहीं है? खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, ये माल है भी। बाकी ये सब संपत्ति वगैरह होती है ना, वो पूंजीगत है, जिनका उपयोग एक वर्ष से अधिक के लिए आप कर सकते हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का सूत्र क्या होता है अभी? सकल प्रत्यक्ष माइनस क्या करना है? अनुदान घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा नेट। भारत में राष्ट्रीय आय का मापांकन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। जीएनपी के संबंध में सही कौन सा है? ये जो सूत्र है वो एनएनपी में जोड़ छापा एन को क्या बन जी, बाकी तो देखो सेम ही है। जी बनाना जी कद बन डैब जोड़ा, क्योंकि जी डैब घटाया एन बना भी शुद्ध। जीएनपी में शामिल नहीं होता। जीएनपी में हस्तांतरण भुगतान कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। साधन लागत का कौन सा सूत्र होगा इसमें? तो बाजार कीमत माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियाँ तीनों है, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, उपयुक्त सभी। एक देश में होने वाले उत्पादन का मूल्यांकन किया जाता है बाजार मूल्य पर। घरेलू सीमा की अवधारणा का क्या अर्थ है? एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? घरेलू। हरित लेखांकन किस पर विचार करता है? पर्यावरण की हानि पर विचार करता है। निम्नलिखित में से द्वितीय क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? निर्माणी क्षेत्र। उत्पादन में सहायता करने वाले वे साधन जो टिकाऊ होते हैं क्या कहलाते हैं? पूंजीगत वस्तुएं, जिनका उपयोग कई वर्षों तक हो सकता है, नष्ट न होगी। राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से क्या अर्थ है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी वस्तुओं को शामिल करते हैं? तो अंतिम उपभोग योग्य वस्तु और सेवा को शामिल किया जाता है। जीडीपी मार्केट प्राइस तथा एनडीपी मार्केट प्राइस में क्या अंतर होता है अभी? इन दोनों में देखो डिफरेंस जी और एन का फर्क है, तो जी और एन का फर्क होता है डेप्रिसिएशन। भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो क्या कारण है अभी? कम बचत, वो भी है। सेवा क्षेत्र में अत्यधिक निर्भरता, वो तो कोई कारण को नहीं। रोजगार के साथ में उपलब्धता, वो भी को नहीं। अशिक्षा है, दो कारण है, पहले और चौथा। सी, यदि बाजार कीमत पर घरेलू उत्पाद 12,380 करोड़ रुपए, स्थिर पूंजी उपभोग 1,400 करोड़ रुपए, सब्सिडी 250 करोड़ और अप्रत्यक्ष 900 करोड़, तो साधन लागत पर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट बताओ भी, तो सूत्र लगाना है और जो भी थारी वैल्यू दे रखी है अनब सूत्र मिलते हुए। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को सूत्र है एनडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। एम रखो 83 10,330। निम्न में से शुद्ध समीकरण मतलब सही समीकरण की श्रेणी जी वो सही हो उसका भी देखो भी प्लस 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 अर्थ तो सही है वो, लेकिन अटके हो गया मैं वो माइनस हो गया, माइनस हो गया, दो कट तीनों कटिया बच को 101 सी, एम प्लस प्लस हुआ है और ठीक हुआ -6। अब आने मैच करना है विषय क्षेत्रों संबंध रखा है। परिवहन जी को है नहीं, परिवहन वो वह तृतीय क्षेत्र क्यों सेवाओं काम है, और खनन जी को है खनन वो किसी है अभी खनन में उसी प्राथमिक, निर्माण में किसी उसी दूसरों। राष्ट्रीय आय के आंकलन की व्यय विधि की गणना करते समय निम्न में से कौन सी सावधानी को ध्यान में रखना चाहिए? पुरानी वस्तुओं पर किए गए व्यय को शामिल नहीं करना है, अर्धनिर्मित वस्तु पर व्यय को शामिल नहीं करना है, केवल अंतिम वस्तु पर किए गए व्यय को शामिल करना है, उपयुक्त सभी।